नमस्कार। आज मैं आपके सामने समसामयिक घटनाओं पर एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। समसामयिक घटना इस समय भारत पाकिस्तान में जो टकराव है, जो युद्ध स्थिति है और जो 4-5 दिन का अभी पीछे वो वाक़या हुआ है, उससे संबंधित है। बात यहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर 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 जब भी कोई बात होती है न्यूक्लियर की बात करता है। न्यूक्लियर यानी उसके परमाणु बम, परमाणु मिसाइल और परमाणु मिसाइलों को ढोने वाले उनके युद्धक विमान। वो यही कहकर सबको डराया करता है और उसी के दम पर बाकी भी जो दुश्मन देश हैं वो धमकियां देते हैं, गीदड़ भभकियां देते हैं। 1971 में जब पोखरण में परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, मैं उस समय क्लास 8th में था। बड़ा जो ऐसे कहते हैं, उस समय टीवी नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, अखबार से ही सब जानते थे। और इलाहाबाद में, अब के प्रयागराज में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका आती थी एक इंग्लिश में, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन निकली थी कि इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर। और उस समय बहुत ज़्यादा ये समझ नहीं थी कि न्यूक्लियर पावर से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या वजह है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस न्यूक्लियर पावर, भारत के न्यूक्लियर होने पर बहुत ही चिंता हो गई। और पड़ोसी देश में बिल्कुल हालांकि उस समय जब ये पोखरण में ये विस्फोट हुआ था, पहला विस्फोट किया गया था जिसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने तमाम सैंक्शंस किए थे। लेकिन और उससे ये साबित हुआ कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ये ऐलान किया कि अगर परमाणु बम भारत बनाएगा तो हम हर कीमत पर अपना बम भी बनाएंगे, चाहे हमें घास खानी पड़े, पत्ते चबाने पड़े या भूखा रहना पड़े। ये उनकी लाइन से, उनका कोट, जैसे उनके बाकी कोट्स थे, जैसे एक उनमें से बहुत आज भी चर्चा में था इसी युद्ध के दौरान कि हम हिंदुस्तान से 1000 साल जंग करेंगे, यानी वो जंग जो 1000 साल तक चलेगी। इसी तरह ये भी कोट था जो आज की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब आपके कहने पर हमने घास भी खाई और पत्ते भी चबाए, लेकिन क्या हुआ। जो तंजिया मिजाज के लोग हैं वो यही कह के, पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के चैनल्स पे जो कहते हैं, तो ये उनका बड़ा फेमस डायलॉग था तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। पाकिस्तान के लिए ये केवल सैन्य प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं था कि हमारी और हिंदुस्तान की सैन्य प्रतिस्पर्धा है। 71 की जंग में वो बुरी तरह हार गए थे, देश के 2 टुकड़े हो गए थे, उनके 96,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, सारी दुनिया ने देखा था और भारत एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और तभी ये स्माइलिंग बुद्धा का जो ये टेस्ट हुआ, उससे पाकिस्तान में इतनी हलचल हुई कि अभी बिना परमाणु हथियार के जब हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए तो अब आगे क्या होगा। और इसी को वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और कहा कि हम हर हाल में परमाणु बम बनाएंगे। उसे दुनिया में अपनी ऐसा लगा कि ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और क्षेत्रीय प्रभाव जो उसका है वो समाप्त हो जाएगा।
लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने ये था कि आखिरकार ये कैसे होगा। पाकिस्तान के पास न कोई तकनीक थी, न संसाधन थे और न ही वैज्ञानिक विशेषता। फिर भी एक व्यक्ति ने, पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसका नाम था अब्दुल कादिर खान। यह केवल ऐसा नहीं कि अब्दुल कादिर खान ने ये काम कर लिया तो वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े वैज्ञानिक माने जाने लगे। धीरे धीरे जब पूरी बात पता लगी तो ये पूरी कहानी चोरी, साजिश और विश्वासघात की निकली। ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के परमाणु बम या परमाणु जो क्षेत्र है उसके जनक अब्दुल कादिर खान का जन्म 1936 में भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। 47 में भारत पाकिस्तान बंटवारे में उनका परिवार कराची चला गया। कादिर खान होनहार छात्र थे। उन्होंने पाकिस्तान में मेटलर्जी की डिग्री हासिल की और फिर उच्च शिक्षा के लिए यूरोप की तरफ चले गए। 1960 के दशक में खान ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी में पढ़ाई की और वहीं काम करने लगे। बहुत ही साधारण जिंदगी का व्यक्ति, बहुत ही असाधारण महत्वाकांक्षा का व्यक्ति था ये, असाधारण महत्वाकांक्षा का। 1972 में कादिर खान को नीदरलैंड्स की एक कंपनी यूरेनको में नौकरी मिल गई और उसको ये लगा कि यूरेनको में जहां यूरेनियम के संवर्धन का भी काम होता है और वहां पर जो यूरेनियम संवर्धन का काम होता है वो केवल बिजली उत्पादन के लिए वो ये तकनीक इकट्ठा करते थे। वो उनके पास ये तकनीक थी और वो बिजली उत्पादन के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल, इसको बेचते थे देश विदेश में। वहाँ काम करते करते कादिर खान को ये लगा कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को बनाने में भी किया जा सकता है। कादिर खान को यहाँ जो नौकरी मिली वो तकनीकी अनुवादक और इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिली। साइंस का बैकग्राउंड था उनका, तो उसको जो टेक्निकल ट्रांसलेशन हुआ करते थे लोकल लैंग्वेज में, उसके लिए उनको रखा गया और यहीं से उसने चोरी की शुरुआत की और यहीं से उसने उसकी चोरी की कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास बदल दिया। अब्दुल कादिर खान की नौकरी यूरेनको में बहुत साधारण सी नौकरी थी, ट्रांसलेटर, और उसको इंजीनियर के तौर पर उसको नौकरी मिली थी। लेकिन उसकी पहुंच, जो ये ट्रांसलेशन का काम करता था, उसकी पहुंच बहुत ही संवेदनशील दस्तावेजों और ब्लूप्रिंट तक थी। हर वो चीज़ जो उसको लोकल लैंग्वेज में नीदरलैंड्स में उसे ट्रांसलेट करना था वहाँ लोकल लोगों के इस्तेमाल करने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ से जो कुछ भी उनको टेक्निक मिलती थी उसको वो अनुवाद करते थे या लोकल लैंग्वेज को वो इंग्लिश में अनुवाद करते थे। तो वो उसके सारे दस्तावेज उसके पास आया करते थे अनुवाद के लिए और ब्लूप्रिंट भी उसके हाथ आता था अनुवाद के लिए। तो वो उससे जो कागजात उसको मिलते थे उससे वो सेंट्रीफ्यूज तकनीक के बारे में उसने खुद जानकारी हासिल करनी शुरू की। सेंट्रीफ्यूज तकनीक से ही रिच यूरेनियम का या यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूज ही यूरेनियम के संवर्धन का सबसे प्रभावी तरीका भी है। यह तकनीक परमाणु बम बनाने की कुंजी भी थी। जब तक आपको संवर्धित यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से नहीं मिलेगा तब तक आप उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में या परमाणु के से संबंधित बाकी काम करने में नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसके सेंट्रीफ्यूज को, उसको संवर्धित करके, उसको कंसंट्रेट करके करने का तरीका आपको नहीं पता हो।
इस बीच में जब वो 74 में परमाणु विस्फोट भारत ने किया, कादिर खान इस चोरी की प्रोसेस में चल रहे थे। उस कंपनी जिसने उनको एम्प्लॉय किया था, यूरेनको, उससे डॉक्यूमेंट्स की चोरी जो उनको ऑफिशियल काम के लिए मिलते थे, अनुवाद के लिए मिलते थे, उसकी धीरे धीरे करके उसने चोरी शुरू की। उसको ये लगा कि अब हमारा पड़ोसी देश, जब वो परमाणु विस्फोट उसने कर दिया, तो हमें भी इस दिशा में काम करना चाहिए। और उसको ये भी लगा कि उसे देशभक्ति दिखाने का एक मौका मिल गया है। इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना था जो नैतिकता और कानून की सीमाओं से परे था। ये नैतिकता नहीं है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और यूरेनियम संवर्धन की, जो वो बिजली बनाने में इस्तेमाल करता है, उसकी टेक्निक्स की धीरे धीरे चोरी कर रहे हैं और मंशा आपकी कुछ और है। अब्दुल कादिर ने यूरेनको के गोपनीय दस्तावेजों की चोरी शुरू कर दी। इसी घटना के बाद 74 के बाद उसने सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइनों, ब्लूप्रिंट और तकनीकी नोट्स को कॉपी करना शुरू किया, जो उसके जो जहाँ तक उसकी पहुँच थी। उन डॉक्यूमेंट्स को जब ऑफिशियल काम से उसके पास आते थे, तो आते वो अनुवाद के लिए थे, लेकिन उसने उसकी चोरी शुरू की। और ये कोई चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं थी। ये दस्तावेज विश्व के सबसे संवेदनशील तकनीकों में एक था। सेंट्रीफ्यूज टेक्निक सबसे संवेदनशील टेक्निक है यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूज करने की। और ये काम बहुत आसान भी नहीं था, क्योंकि यूरेनको भी, यानी वो कंपनी भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये टेक्निक बाहर गई तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। लिहाजा वो जो सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतज़ाम उस कंपनी में हो सकते थे, उसको उन्होंने अप्लाई कर रखा था। इसलिए ये काम आसान नहीं था कि उसको चोरी करके कहीं और पहुंचाया जाए। लेकिन खान बड़ी चालाकी से इस चोरी को अंजाम देता था। वो एक साधारण कर्मचारी की तरह व्यवहार करता था और रात के अंधेरे में वो दस्तावेजों को स्कैन करके नोट्स बनाता था। 1975 तक खान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक के प्रमुख डिज़ाइनों को चुरा लिया था। अब सवाल ये था कि इन दस्तावेजों को पाकिस्तान तक कैसे पहुंचाया जाए। 75 में अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान के तत्कालीन नेतृत्व को एक पत्र लिखा और दावा किया कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बना सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से लिया। खान को तुरंत पाकिस्तान बुलाया गया। दिसंबर 75 में कादिर खान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नीदरलैंड से पाकिस्तान लौट आए। उनके बैग में केवल कपड़े और सामान नहीं थे, बल्कि चुराए गए सभी दस्तावेज अलग अलग तरीक़ों से लिखे हुए वो उसके बैग में थे। पाकिस्तान में कादिर खान का स्वागत एक नायक की तरह किया गया। भुट्टो ने उसे परमाणु कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंप दी। खान ने कहूटा बड़ा प्रसिद्ध है पाकिस्तान में, जहां उसकी पहली प्रयोगशाला परमाणु संवर्धन के संबंध में, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रमों के विकास के संबंध में वही लैब सबसे पहले तैयार हुई थी, कहूटा। वहाँ उसने एक गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की और बाद में इसे खान रिसर्च लेबोरेटरी कहा गया, KRL। ये प्रयोगशाला पाकिस्तान के परमाणु बम की नींव बनी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। खान को अब इस तकनीक को लागू करना था और इसके लिए संसाधनों, वैज्ञानिकों और सामग्रियों की ज़रूरत थी। खाली वो कागज़ में जो चुरा कर लाया था, केवल उससे काम होने वाला नहीं था। लिहाजा उसे इतने सामानों की ज़रूरत थी जिसकी लिस्ट उसने तैयार कर ली। पाकिस्तान के पास यूरेनियम तो था, लेकिन उसको संवर्धित करने के लिए सेंट्रीफ्यूज और अन्य उपकरण चाहिए थे। खान ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेटवर्क डेवलप किया। तस्करी से जुड़े लोग, उन देशों के जहाँ से उसे सामान, लोग, यानी काम करने वाले लोग और तमाम छोटी मोटी तकनीक चाहिए थी।
उसने यूरोप, कनाडा और अन्य देशों से चोरी छिपे उपकरण मंगवाए। ये नेटवर्क इतना जटिल था कि इसमें दलाल, मध्यस्थ और भ्रष्ट अधिकारी शामिल थे। खान ने नकली कंपनियां बनाई जिनके जरिए वो संवेदनशील सामग्रियां खरीदने लगा। उदाहरण के लिए खान ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड से सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे मंगवाए। ये पुर्जे कथित तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए थे, लेकिन वास्तव में इन्हें हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने में इस्तेमाल किया गया। खान की चालाकी ऐसी थी कि वो पकड़ा नहीं गया। 1980 के दशक तक कहूटा में सेंट्रीफ्यूज की संख्या हजारों तक पहुंच गई। खान की चोरी ने पाकिस्तान को तकनीक दे दी, लेकिन चीन ने इसे और मजबूत दिया। कोई मतलब आज इनका चीन का पाकिस्तान का आज का ये मेल मिलाप नहीं है। मैं इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। अभी जब इस 4 दिन के युद्ध में अंतिम दिन चीन ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की और चीन की बनी हुई वो सस्ती और फुस मिसाइलें पाकिस्तान के काम नहीं आईं, तो उसको कवर अप करने के लिए चीन ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। खान की चोरी में सबसे अधिक मदद की चीन ने। 1980 के दशक में चीन ने पाकिस्तान के साथ गुप्त सहयोग शुरू किया। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम के डिज़ाइन और सामग्रियां प्रदान की। ये सहयोग इतना गोपनीय था कि दुनिया से छिपाया गया। चीन का मकसद था भारत को संतुलित करना। भारत की तरक्की को देखकर, भारत के विकास को देखकर, भारत की तकनीक को देखकर, भारत के इंजीनियर्स की कैपेसिटी को भांपकर उसे लगा कि भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान की मदद इस क्षेत्र में भी करनी पड़ेगी। चीन ने पाकिस्तान को खुशाब में प्लूटोनियम रिएक्टर बनाने में मदद की, जो हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करता था। इसके अलावा चीन ने मिसाइल तकनीक भी पाकिस्तान को प्रदान की, जिससे पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को लंबी दूरी तक पहुंचा सकता था। ये साझेदारी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ बनी। 1998 में भारत ने पोखरण 2 के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए। आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इन साइट्स पर भी गए और उस समय ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये देश उभर कर आया। तमाम देशों से धमकियां मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में ये बताया कि उन्हें अमेरिका से तमाम तरह की बातें कही गईं, लेकिन वो नहीं डिगे। इस पोखरण 2 के विस्फोट के बाद अमेरिका ने बहुत ढेर सारे सैंक्शंस भारत पर लगाए थे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी भारी चुनौती हो गई कि आखिरकार 71 के बाद 74 के बाद 98 में फाइनली उन्होंने पोखरण में अपना विस्फोट करके दुनिया को ये दिखा दिया कि हम वास्तव में एटमी ताकत हैं। कादिर खान की टीम ने दिन रात मेहनत करके 28 मई 1998 को पाकिस्तान के चगाई पहाड़ियों में 5 परमाणु विस्फोट किए या परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें चगाई 1 कहा गया। 2 दिन बाद एक और परीक्षण हुआ। इन परीक्षणों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, इसलिए कि पाकिस्तान भी परमाणु सक्षम हो गया। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हो गए। ये खतरनाक सिग्नल था। पाकिस्तान उस दिन, जिस दिन उसने चगाई का विस्फोट किया, आधिकारिक तौर पर एक परमाणु शक्ति बन गया था। कादिर खान को पाकिस्तान में नायक का दर्जा मिला। लोग उन्हें परमाणु बम का जनक कहने लगे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। खान की चोरी और तस्करी का धीरे धीरे पर्दाफाश होने लगा। 2004 में खान की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। ये पता चला कि खान ने न केवल पाकिस्तान के लिए काम किया, बल्कि ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को भी परमाणु तकनीक बेची।
ये खुलासा एक वर्ल्ड स्कैंडल के रूप में सामने आ गया। कादिर खान को परमाणु तस्कर कहा जाने लगा। इसने परमाणु तकनीक की तस्करी की है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि कादिर खान को उनकी इस तस्करी के लिए दंड दिया जाए, उनको इस इंटरनेशनल रैकेट के लिए सज़ा दी जाए। पाकिस्तान सरकार पर जब बहुत दबाव पड़ा तो पाकिस्तान की सरकार ने कादिर खान को नज़रबंद कर लिया, लेकिन उसे पूर्ण सज़ा कभी नहीं दी गई। नायक का दर्जा था और उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए परमाणु कार्यक्रम सक्सेसफुली चला दिया, तो कैसे पाकिस्तान, चाहे जितना इंटरनेशनल दबाव पड़ा हो, और पाकिस्तान यही करता भी है, चाहे जितना इंटरनेशनल दबाव पड़ा हो, आतंकवादियों के विरुद्ध आज तक पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब्दुल कादिर ने दावा किया कि वो अकेले नहीं थे, इस तस्करी में वो अकेले नहीं थे, ऐसा कादिर खान ने कहा और अपने बयानों में कहा, और कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार उनकी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब आप सोच लीजिए, जिसने पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रम दिया और जब ये पता लगा कि वो परमाणु तस्कर है, जब ये पता लगा कि उसने इस तकनीक को तमाम और देशों को बेचा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, उसको नज़रबंद किया, तो फिर वो दुनिया को ये बात बताने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, सबको इसकी जानकारी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। कादिर खान की बदनामी ने पाकिस्तान की छवि को भी बहुत नुकसान पहुँचाया था उस समय इस फील्ड में, परमाणु हथियार या परमाणु योग्यता की फील्ड में। आज पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं और उसका ये परमाणु कार्यक्रम आज की तारीख में स्वदेशी हो गया है। चोरी से बनाया गया न्यूक्लियर बम, चोरी से प्राप्त की गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आज उसकी वजह से पाकिस्तान हम हर समय हर किसी को, जिससे जरा सी भी उसकी बात हो जाए तो वो ब्लैकमेल करता है कि हम एटमी ताकत हैं। आज की घटना देखिए, आज इस घटना के बताने का सिर्फ मतलब ये था कि पिछले 10-12 दिनों से, खासकर 7 मई से लेके आज 16 मई तक, सिर्फ एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में क्या हुआ था। तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। बात उसी परमाणु हथियारों को लेकर है। सही क्या है ये मैं नहीं कह सकता। आप दोनों पक्षों की बातें अगर चाहें तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हजारों की संख्या में उपलब्ध हैं, आप उससे अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कहा यह गया कि जाने अनजाने में भारत का मिसाइल किराना हिल्स में जो परमाणु हथियारों का जखीरा या उनका स्टोर या उनका छिपा कर रखे जाने का स्थान, वो हिट हो गया। और ऐसा हिट हुआ या ऐसा विस्फोट उसमें हुआ परमाणु शस्त्रों में कि भूकंप मापी यंत्रों ने उस समय वहाँ पर भूकंप आने की बात कही, यानी उनके संयंत्रों में वो भूकंप की तरह ट्रीट हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान के इस इलाके में भूकंप आया है। और ये भी बाद में कहा गया कि इसके कारण वहाँ पर जो रेडिएशन हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो किसी भी सभ्य देश के लिए, सभ्य समाज के लिए खतरे का कारण बन सकता है। और यही शायद कारण है, ऐसा बताया गया कि भारत ने सीज़ फायर के लिए एग्री किया, या भारत ने भी सीज़ फायर में अपनी बात, अपनी सहमति दे दी। हालांकि दोनों तरफ से न राजनयिक स्तर पर और न ही आर्मी या मिलिट्री के स्तर पर न किसी ने इस घटना के लिए हाँ कही, न किसी ने घटना के लिए ना कही। इंटरनेशनल नॉर्म्स के की वजह से या और दूसरी वजहों से किसी ने इसके बारे में न हाँ कही और न ना कही। लेकिन अगर ये सही है
तो ये पाकिस्तान के चोरी से बने परमाणु हथियारों को चोट पहुंचाने का मामला है। अगर ये सही है तो सही क्या है ये तो जो दोनों देशों के इस स्तर के लोग हैं जो इनके बारे में जो इसमें दखल रखते हैं वही बता पाएंगे। लेकिन चर्चा जिस तरह की इंटरनेट पर है वो यही है, चोरी से बने इन्हीं परमाणु हथियारों के दम पर पाकिस्तान इतराता है। और शायद अब अगर ये सही है तो उसको ये एहसास हो गया होगा कि भारतीय सैन्य क्षमता के बाहर कोई नहीं है, चाहे उनका परमाणु भंडार हो, चाहे उनकी परमाणु मिसाइलें हों, चाहे उनके परमाणु कार्यक्रम हो। उन्हें अब अच्छी तरह एहसास हो गया है। और एक कहावत है कि चोरी और सीना जोरी ये हमेशा चोर को भारी पड़ती है, कि वो चोरी भी करे और सीना जोरी भी करे, लेकिन वो हमेशा चोर को ही भारी पड़ी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।